आजकल आप जब भी अपना सोशल मीडिया पेज खोलेंगे तो उस पे आपको आरक्षण के हित में आरक्षण पर यानी इंडियन रिजर्वेशन पर एक ना एक पेज अवश्य मिल जाएगा, जिसमें कुछ लोग तो आपको यह कहते नज़र आएंगे कि आरक्षण सही है और तथा कुछ लोग यह कहते दिखेंगे कि ये आरक्षण गलत है। आरक्षण को समझने के लिए हमें सबसे पहले आरक्षण की मूल धारणा को समझना होगा। जब हम प्रत्येक व्यक्ति से उसके आरक्षण की राय मांगने की कोशिश करेंगे तो इससे हमें प्राप्त होगा जिससे सबकी राय अलग अलग होगी। कोई आपको यह कहता मिलेगा कि बाबा साहेब लिख के गए हैं, यह संविधान के खिलाफ है। कोई आपको यह कहता मिल जाएगा कि यह मूल धारणा के खिलाफ है। इंडियन रिजर्वेशन के मुद्दे को समझने की कोशिश करने पर हमें पता चलता है कि यह कुछ हद तक जातिगत आरक्षण पे टिका हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? खैर, जातिगत आरक्षण पे ही क्यों? अगर हम संविधान के अनुसार इसे जानने की कोशिश करेंगे तो जिस समय संविधान में इसे रखा गया होगा तो कुछ चीज़ तो इसमें आवश्यक होगी, तभी बाबा साहेब ने इसका उल्लेख किया होगा। कोई भी व्यक्ति इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं। यह बल्कि एक अलग मुद्दा है, पर आजकल आम लोगों की राय सिर्फ जातिगत आरक्षण पे ही आके रुक गई है। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि आरक्षण का मूल अर्थ होता क्या है। आरक्षण का अर्थ होता है अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करना होता है, चाहे वह ट्रेन की यात्रा करने के लिए हो या बस में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में चिकित्सा के लिए हो, राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए हो या किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए हो। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों को शैक्षणिक तथा आर्थिक में मदद करेगी। विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विशेषकर ध्यान रखेगी और उन्हें सामाजिक अन्याय और किसी भी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगी। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 15(4) में किया गया है, जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद नंबर 16(4), 16(क) तथा 16(4) विभिन्न स्थानों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं, जिससे कि वह राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए समर्थ हो सके। नमस्कार, मैं आयुष कुमार सिंह, सर्वज्ञ वाद विवाद समिति, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का सदस्य आपके समक्ष आरक्षण के इतिहास के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं कि आरक्षण की उत्पत्ति कब और कैसी हुई। भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज़ादी से कई दशक पहले ही नौकरियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की शुरुआत हो गई थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में समय समय पर कई आंदोलन भी हुए, जिनमें राजस्थान का गुज्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन और गुजरात का पाटीदार आंदोलन प्रमुख है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विभिन्न कालखंडों पर प्रकाश डालते हैं कि कब कब और कैसे कैसे आरक्षण में वृद्धि और बढ़ोतरी हुई। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई। तब के बहुत ही विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण की बात की थी। 1892 में प्रावणकोर के सामंती रियासत ने सार्वजनिक सेवा में मूल योग्य निवासियों की अनदेखी कर अंग्रेजों की भर्ती को लेकर विद्रोह किया और आरक्षण की भी मांग की। 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज ने आरक्षण की शुरुआत की और यह अधिसूचना दलितों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराए जाने के लिए पहली सरकारी आदेश थी। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कई जातियों और समुदायों के लिए जिनका प्रशासन में थोड़ा बहुत हिस्सा था, उनके लिए आरक्षण की शुरुआत की। 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा जातिगत आज्ञापत्र जारी किया गया, जिसमें यह लिखा था कि गैर ब्राह्मणों को 44%, ब्राह्मणों, मुसलमानों, ईसाइयों और
भारतीय एंग्लो के लिए 16% तथा अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 1942 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। तो उपयुक्त मेरे सभी कथनों से यह सिद्ध होता है कि आरक्षण की शुरुआत भारत में आज़ादी से कई वर्ष पहले ही हो चुकी थी तथा इसके लिए कई आंदोलन भी हुए, जिसके बाद भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या और आरक्षण में वृद्धि होती चली गई। अतः मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले एक घटना आपके सामने रखना चाहूँगा। सन 1953 से लेकर 2006 तक अनुसूचित जातियों की संख्या 2297 तक पहुँच चुकी थी, जो कि 1979 में मंडल आयोग के द्वारा पेश की गई सूची से 7% अधिक थी। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सरकारी नौकरियों में लागू किया और यह कहना मेरे लिए बहुत दुखद है कि विभिन्न छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी विद्रोह चालू कर दिया और इसी में हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की। अतः यह था आरक्षण को लेकर एक संक्षिप्त विश्लेषण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे अपने वक्तव्य में आरक्षण के फ़ायदों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम पुराने समय की बात करें तो छूतपात, रेसिज्म, स्लेवरी, ये सब प्रथाएं चलती आ रही थी, जिसके तहत क्या हुआ, जो रिच क्लासेस थी उनको एक उच्च दर्जा प्राप्त था। उनको अच्छे खासे रिसोर्सेज मिल रहे थे, एक मतलब अच्छे रिसोर्सेज प्राप्त थे, जिससे उनकी तरक्की होती गई। अगर हम जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस थे उस समय, उनके साथ क्या हुआ, उनको दबाया गया, उनको इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराए गए, जिसके तहत वो गरीब के गरीब रह गए और उनकी तरक्की नहीं हो पाई। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो ये आरक्षण है उससे हम क्या कर रहे हैं, कि उनके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि एक तो वो क्लासेस होगी जो इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है। तो अगर हम कॉलेज लेवल की ही बात कर ले तो कॉलेज में क्या होता है, अक्सर हाई कट ऑफ जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो अच्छे मतलब जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज है, उन क्लासेस की बात करें, तो वो क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, स्कूल्स अच्छे ट्यूशन्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज है, जिसके तहत वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम नीचे सोशली बैकवर्ड क्लासेस की बात कर ले तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो चाहते तो है पढ़ना, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो कुछ अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके तहत उनको इन अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले आरक्षण का सबसे मेजर बेनिफिट यही है कि हम उनके लिए थोड़े कम ग्रेड्स का एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको अच्छी खासी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हुई पास्ट में। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी। एंड दूसरा, अगर हम इसका बेनिफिट देंगे तो पास्ट में उन क्लासेस का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छूतपात, स्लेवरी, ऐसी गलत प्रथाएं चलती आ रही थी, जिसके तहत उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, भेदभाव उनके साथ होता था, उनको अच्छे खासे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराते थे। तो अगर हमें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बहुत सी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पुअर है, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उनको हम एक आरक्षण के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके आरक्षण के थ्रू। तो उनके सबसे पहले तो इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा, इक्वालिटी आएगी संसार में। जैसे कि अगर हम उन क्लासेस को अच्छे रिसोर्सेज देने लगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो वो भी अपनी तरक्की के लिए अपना योगदान देंगे, जिसके तहत जो रिच क्लासेज है और जो पुअर क्लासेज है उनके बीच का डिवाइड कम होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अभिजीत कुमार वर्मा है और मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज का जो विषय है वो है आरक्षण। आरक्षण के नुकसान। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरक्षण होता क्या है। आरक्षण मतलब किसी विशेष समुदाय के लिए शिक्षण संस्थान और सरकारी संस्थान में पहले से सीट रिजर्व होना, या जिसे आप कोटा भी कह सकते हैं।
अब हम एक नज़र इसके इतिहास में जाते हैं। इसकी शुरुआत सन 1933 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसय मैकडॉनल्ड ने की थी, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। अब मैं अपने आरक्षण के विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी के जिन्हें हम संविधान का निर्माता भी कहते हैं, उनके विचार में जाति पर आधारित आरक्षण देश से जातिवाद को खत्म करने के लिए लाया गया था, न कि उसे और बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अगर हम देश के आज़ादी के बाद का 70 साल देखें तो इस आरक्षण ने देश में कहीं न कहीं जातिवाद को और बढ़ावा दिया है। इससे जातिवाद कम नहीं हुआ है, जातियों के बीच में संघर्ष और बढ़ रहा है। जो आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े समाज की उन्नति के लिए लाया गया था, अब उसे अपना हक और अधिकार समझा जाने लगा है। और एक इंग्लिश में एक सेइंग भी है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कितनी हैरत की बात है। 1950 में SC ST के पॉपुलेशन काफ़ी गरीब और वंचित थे, लेकिन 2021 में भी देश के 2/3 लोग अपने आप को SC ST साबित करने में जुटे हुए हैं। ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें योग्य व्यक्ति को कहीं ना कहीं नौकरी पाने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है। योग्य व्यक्ति भी नौकरी नहीं मिल पाता है उन्हें। आरक्षण तो वैसा ही हुआ ना, जैसे कि एक चलते फिरते आदमी को आप बैसाखी दे दीजिए। उसके पास पैर है लेकिन फिर भी आपने उसे बैसाखी दे दिया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, किसी को भी अगर कम मेहनत करके अगर वो सफल हो पा रहा है तो वो अधिक मेहनत नहीं करेगा। आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें इस बात पे जोर नहीं दी जाती कि आपकी मेरिट क्या है, बल्कि इस बात पे जोर दी जाती है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। पहले आपकी जाति देखी जाती है, फिर आपका चयन होता है। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा व्यवस्था है जहाँ आपकी मेरिट पे नहीं बल्कि एक जाति पे आपका चयन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें आरक्षण मिल रहा है वो सभी पिछड़े हैं। काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी वो आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। और सामान्य वर्ग के बच्चे को मार्क्स कैसे आया? उसने साल भर पढ़ाई की, मेहनत की, फिर भी उसका चयन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो पिछड़ी जाति से होता तो शायद उसका चयन हो भी पाता। और अंत में समय की सीमा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सभी को सामान्य मौका देना चाहिए, किसी को विशेष दर्जा नहीं देना चाहिए, ताकि हमारा देश और तेज़ी से विकास करे और अनेक ऊंचाइयों। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो विषय रखा गया है वो आरक्षण पर आधारित है। अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्या आरक्षण समानता के विरुद्ध है? इसे समझने के लिए हमें 2 टर्म समझने की आवश्यकता है, इक्वालिटी, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी अब 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव इक्वालिटी, दूसरा पॉजिटिव इक्वालिटी। नेगेटिव इक्वालिटी जहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रूल्स सभी के लिए हो। दूसरा है पॉजिटिव इक्वालिटी, जहाँ रूल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए ताकि वंचित वर्ग का फ़ायदा हो सके। मान लीजिए एक माँ के 2 बच्चे हैं, ए और बी। माँ की इतनी ही हैसियत है कि वो एक गिलास दूध दे सके उनके भरण पोषण के लिए। मान लीजिए कुछ दिन बाद एक की तबीयत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर ने सलाह दिया है कि यदि ए को स्वस्थ रखना है तो उसे दूध की मात्रा बढ़ानी होगी। तो माँ क्या करेगी, बी को हाफ गिलास दूध देने लगेगी और ए को 1.5 गिलास। यानी ये जो कदम उठाया गया था ये पॉजिटिव क्वालिटी को शो करता है। यही बात करें नेगेटिव क्वालिटी की, तो उसमें क्या होगा, चाहे बच्चा स्वस्थ हो या अस्वस्थ ये मायने नहीं करता, मायने ये करता है कि समानता होनी चाहिए। ये होता है नेगेटिव क्वालिटी। अब जो दूसरा टर्म है वो डिस्क्रिमिनेशन है। अब डिस्क्रिमिनेशन भी 2 तरह के होते हैं, एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। एक्सप्लोटेटिव यानी अपने हित के लिए जो दूसरा का शोषण करता हो वो हो गया एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था हमारे साथ। अब बात करता हूँ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की। जैसे कि मान लीजिए कोई यात्री बस पे ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप सभी खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एक वृद्ध महिला थी जो लंबे देर तक खड़ी नहीं हो सकती थी, तो उसे बैठने का अवसर दिया गया था। यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आरक्षण है, आरक्षण नेगेटिव इक्वालिटी धारणा के विरुद्ध है लेकिन पॉजिटिव धारणा के हित में है। तो मैं समझता हूँ कि आरक्षण एक ऐसा जरिया जहाँ हम पिछड़े वर्ग को एक मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। धन्यवाद।